17 अगस्त 1947 जिस दिन मिस्टर सीरियल रेडक्लिफ ने रेडक्लिफ अवार्ड, जो कि पार्टीशन बाउंड्री का प्लान था, जिसे हम आम भाषा में रेडक्लिफ बाउंड्री के नाम से जानते हैं, उससे ठीक एक दिन पहले यानी कि 16 अगस्त को वापस लंदन जाने से पहले अपने ब्रिटिश फ्रेंड से एक बात कही थी कि वो आज के बाद इंडिया या पाकिस्तान की जमीन पर कभी भी पाँव नहीं रखेंगे, क्योंकि वो जानते थे कि जिस काम के लिए उनको ब्रिटिशर्स इंडिया लेकर आए हैं वो कितने परिवारों की जिंदगी तबाह कर देने वाला था, और वह यह भी जानते थे कि अगर वे वापस कभी आए तो जिंदा लौट के नहीं जाएंगे। आज देश आजाद हुए हुए 78 साल हो चुके हैं, पर ना जाने आज भी कितने परिवारों के बुजुर्ग होंगे जिन्होंने ये त्रासदी देखी और सही होगी, जिनके जख्मों के घाव शायद उनके मरते दम तक नहीं भरेंगे। कितने मासूम बच्चों और बुजुर्गों को उन इंसानी रूपी हैवानों ने मारा होगा, कितनी बच्चियों और औरतों की आबरू इज्जत को उन नामर्दों ने शिकार किया होगा, ये सोच के ही हाथ पांव ठंडे पड़ जाते हैं। ऐसे ही कुछ कहानी कीनू उर्फ ईश्वर ग्रेवाल के कैरेक्टर की है इन द फिल्म मैं वापस आऊंगा, प्लेड बाय द इनक्रेडिबल नसीरुद्दीन शाह एज द ओल्ड ईश्वर एंड वेदांग रैना एज यंग कीनू एके ईश्वर ग्रेवाल। जहाँ फिल्म की शुरुआत होती है ओल्ड ईश्वर ग्रेवाल के कैरेक्टर से, जो आज 95 ईयर्स की उम्र के व्यक्ति हैं और उनकी मेंटल और इमोशनल कंडीशन के अकॉर्डिंग वो आज 1947 के एरा में हैं, जहाँ उन्हें अभी भी लगता है कि हिंदुस्तान का पार्टीशन नहीं हुआ है। अपने ड्राइवर के साथ अटारी बॉर्डर की तरफ निकल पड़ते हैं, जहां उन्हें कुछ आर्मी पर्सनल द्वारा रोका जाता है और बताया जाता है कि आप वहां नहीं जा सकते। ये बात सुनते ही उनकी तबीयत और खराब हो जाती है और वे वहीं गिर पड़ते हैं। इसके बाद वे आर्मी मैन उनकी फैमिली को कॉल करके इत्तला करते हैं कि वे सरगोदा जाना चाहते हैं, जो कि आज की डेट में पाकिस्तान में है। उनकी फैमिली उन्हें दिल्ली में हॉस्पिटलाइज करा देती है और ईश्वर के बड़े बेटे का कैरेक्टर प्लेड बाय द रजत कपूर साहब, वो अपने बेटे निर्वैर प्लेड बाय दिलजीत दोसांझ को लंदन से इंडिया बुला लेते हैं, जहां निर्वैर एक फुल टाइम सॉफ्टवेयर डेवलपर है और पार्ट टाइम स्टैंड अप कॉमेडियन। वहाँ उसकी एक गर्लफ्रेंड है प्लेड बाय बनीता सांधू, जिसके साथ उसका रिलेशनशिप ऑन ऑफ चल रहा है। निर्वैर को इंडिया आने के बाद और अपने दादाजी से मिलने पर पता चलता है कि उनकी शायद कोई आखिरी ख्वाहिश है, उन्हें कोई बात सताई जा रही है जिसका मलाल शायद उन्हें आज परेशान कर रहा है। अपने दादा से बात करने पर निर्वैर को पता चलता है कि वो सरगोदा में अपने परिवार और एक जिया नाम की लड़की प्लेड बाय शर्वरी को काफी याद कर रहे हैं, जिससे शायद वे बहुत मोहब्बत किया करते थे। पर पार्टीशन के दौरान उन्हें 14 अगस्त की रात को अपना घर मोहल्ला, यार दोस्त, प्यार और अपने परिवार की सभी औरतों को छोड़ अपने बाप दादा और ताऊ भाई समेत दिल्ली की ओर आना पड़ता है, जहां उन्हें ये उम्मीद थी कि वे वापस सरगोदा जाके अपने परिवार की सभी औरतों और बच्चियों से मिल लेंगे। बट फ्लैशबैक के इस सीक्वेंस में यह भी दिखाया जाता है कि जिस मुस्लिम फैमिली के घर वे सिख परिवार के लोग अपनी औरतें और बच्चियां छोड़ गए थे, वहां एक रात दंगा गर्दियों ने मॉब के रूप में उस मुस्लिम फैमिली के घर अटैक कर दिया और उन सिख औरतों को बचाने के चक्कर में कीनू का दोस्त आफ्ताब मारा जाता है। वे बलात्कारी गुंडे कुछ हिंदू और सिख परिवार की औरतों की इज्जत लूटने की और एक फ्रेम में तो प्रेग्नेंट औरत को तलवार से मारने तक की हैवानियत दिखाते हैं, और जिसे देख डॉली आलूवालिया का कैरेक्टर बीजी, जो कि ईश्वर ग्रेवाल की दादी होती हैं, वो अपने घर की सभी औरतों और बच्चियों को उन हैवानी बलात्कारियों से बचाने के लिए अपने हाथों से उन सभी का गला चाकू से काट देती हैं और अपने हस्बैंड को कोसते हुए कहती हैं कि सरदार जी आप हमें भी अपने साथ क्यों नहीं लेके गए। एंड भाई इस मोमेंट में मेरी आंखों में आंसू आ चुके थे। मैंने जब स्टार्टिंग के क्रेडिट रोल्स में डॉली आलूवालिया का नाम देखा तो मुझे नहीं पता था कि वो भी इस फिल्म में है, और फिल्म के फर्स्ट हाफ में उनका कुछ खास रोल और डायलॉग भी नहीं है। बट मुझे लगता है कि इम्तियाज साहब ने कि उन्हें शायद इसी सीन को पुल ऑफ करने के लिए रखा था। पर भाई क्या टेरिफाइंग सीन और परफॉर्मेंस थी उनकी, अनबिलीवेबल। कीनू जब अपने परिवार को वापस लेने सरगोदा जाता है तब उसे इन हॉरिफाइंग इवेंट्स का पता चलता है, और यह भी कि जिया के पापा की प्रिंटिंग प्रेस उन मॉब लिंचर्स ने जला दी और उन्हें मार भी दिया, जिसके चलते वह अकेली पड़ गई और उसे मजबूरन किसी से शादी करनी पड़ी। इस एक वापसी की मुलाकात ने कीनू उर्फ ईश्वर को अंदर से तोड़ दिया। फिल्म में एक सीक्वेंस है कि शायद उनकी दादी का ही श्राप था कि उनके परिवार में कोई भी औरत ज्यादा नहीं जीती। निर्वैर की माँ भी उसे बचपन में छोड़ के चली गई, जिसके बाद वो कभी भी मुड़कर वापस सरगोदा नहीं गया। उसने शुरू से शुरुआत की, कारखानों में काम किया, परिवार की जिम्मेदारियां संभाली, किसी और के साथ मजबूरन उसे परिवार शुरू करना पड़ा। इन जिम्मेदारियों के चलते 78 साल कब बीत गए उसे पता नहीं चला। क्लाइमैक्स में निर्वैर पाकिस्तान का वीजा लगवा के सरगोदा पहुंचता है और अपने दादाजी, जो कि डेथ बेड पर अपनी आखिरी सांसें ले रहे हैं, उन्हें वीडियो कॉल पे उन गलियों की फुटेजेस दिखाता है। और घूमते घूमते वो जिया के घर पहुंचता है, जहां उन्हें पता लगता है कि वो तो 10 साल पहले ही मर चुकी है। पर मरने से पहले जिया को विश्वास था कि कोई ग्रेवाल परिवार से एक दिन उसका पता पूछने जरूर आएगा। जब जिया की लास्ट फोटो निर्वैर कैमरे में अपने दादाजी को दिखाता है, जिसे देख वो मुस्कुराते हुए अपने प्राण त्याग देते हैं, और फिल्म इसी नोट पे एंड होती है, इस मैसेज के साथ कि दुनिया भर में हो रही मुल्कों की सियासी लड़ाई में हमेशा आम आदमी और उसका परिवार ही उस रंजिश की कीमत चुकाता है। एक तरफ इंसान जहां चांद पर पहुंच गया और दूसरी तरफ वो आज भी 2 वक्त की रोटी को तरसता है। फिल्म के फर्स्ट हाफ में कुछ जगह मुझे इनकंसिस्टेंसी फील हुई। ऐसा लगा कि शायद अब्रप्ट कट्स लगे हुए हैं। फॉर एग्जांपल, दिलजीत और बनीता सांधू का कैरेक्टर जब क्लब में एंट्री करता है तो उसके 2 सेकंड बाद ही अगली सुबह का सीन है, जहां वे दोनों अभी सुबह सोकर बेड से उतरे हैं। बनीता की हिंदी प्रॉपर एनआरआईज वाली है, जो कि मैं बोलूंगा
उनके कैरेक्टर्स के हिसाब से काफी बिल्कुल ठीक कास्टिंग है, बट आप वहाँ पर डायलॉग्स इंग्लिश में भी कर सकते थे जहाँ वो कहीं कहीं हिंदी बोल रही हो। वेल वैसे भी उनका ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं है जिससे आपका मूवी वॉचिंग एक्सपीरियंस खराब हो जाए। फिल्म में कुछ सीक्वेंसेस में कलर ग्रेडिंग मुझे कहीं कहीं बहुत ज्यादा सैचुरेटेड लगी। अगेन ऐसा मुझे लगा, शायद आपको ऐसा ना फील हो। आजकल की फिल्मों से मुझे सिर्फ एक ही शिकायत है कि आप किसी भी पीरियड फिल्म या हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट या कोई ओल्ड हेरिटेज आर्किटेक्चरल फिगर को इतना पॉलिश और ग्लेजी बनाने में क्यों लगे रहते हैं। आई मीन उसकी जो रॉनेस और इम्परफेक्शंस हैं उसी में उसकी असल खूबसूरती है। इससे होता ये है ना कि ओल्ड आर्किटेक्चरल बिल्डिंग्स के एस्थेटिक का चार्म ही चला जाता है, जो कि आजकल की कोविड की बात की फिल्मों में बहुत ज्यादा होने लगा है। अदरवाइज फिल्म मुझे काफी पसंद आई, स्पेशली फिल्म का सेकंड हाफ। कुछ मोमेंट्स ऐसे हैं सेकंड हाफ में जहां आप इमोशनल हो जाओगे। उन सीन्स को देख के आपकी आंखें नम हो जाती हैं। एक तो मैंने बताया है कि डॉली आलूवालिया जी वाला सीक्वेंस, प्लस एक सीन में वेदांग रैना का कैरेक्टर छिपते छिपाते सरगोदा वापस जाता है अपने परिवार की सभी औरतों को वापस लेने और जिया से मिलने। वो सीन भी काफी कमाल का है। प्लस नसीर साहब का क्लाइमेक्स वाला सीन इतना ब्यूटीफुली शॉटेड है। फिल्म में एक्चुअली सभी एक्टर्स का काम बेहतरीन है, फिर फर्क नहीं पड़ता कि कोई 2 मिनट के लिए है या 2 घंटे के लिए स्क्रीन पे। फिल्म का म्यूजिक कंपोज किया है AR रहमान साहब ने, जहां मुझे उनकी 2 कंपोजिशन इस फिल्म से काफी पसंद आई। एक तो क्या कमाल है सॉन्ग और दूसरा इश्क मस्ताना। इस गाने में जो क्लासिकल हिंदुस्तानी और वेस्टर्न का फ्यूजन है वो काफी सुंदर है। इस फिल्म को को प्रोड्यूस करा है बिरला स्टूडियोज ने, जिसकी फाउंडेशन रखी है अनन्या बिरला ने। ये उनके प्रोडक्शंस की पहली फिल्म थी, जिसके लिए मैं उनको कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा और उम्मीद करता हूँ कि वो आर्ट प्लस कॉमर्स का परफेक्ट बैलेंस हमेशा ढूंढने की कोशिश करेंगी और कंटेंट ड्रिवन आइडियाज को हमेशा अप्रिशिएट करेंगी। ओवरऑल मुझे ये फिल्म काफी पसंद आई और मैंने इसे मॉकटेल पे गो फॉर इट दिया है। आपके क्या ओपिनियंस है इस फिल्म को लेकर मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। इफ यू लाइक दिस वीडियो मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।